हाय एवरीवन। कल यूपी पीसीएस आयोग ने प्रीलिम्स 2024 का डेट अनाउंस कर दिया है। 7 और 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है ना। इसी डेट के साथ साथ जो सबसे बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुल गया वो है नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल सिस्टम का। नोटिस निकालने के साथ साथ आयोग ने ये पूरा फॉर्मूला शीट आपको दिया है कि कैसे परसेंटाइल कैलकुलेट किया जाएगा, बट ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा मैटर करेगा नहीं। Now, as someone who knows and has closely observed the system at work, I can say that कि ये जो प्रोसीजर है ना बहुत ज़्यादा अनफेयर है। अब तक आपने देखा होगा, काफ़ी जगह आपने पढ़ा भी होगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल सिस्टम वर्क करता है। मोटे मोटे शब्दों में मैं आपको बताऊं तो मान लो 2 शिफ्ट में आपका पेपर हो रहा है। शिफ्ट 1 में 10 बच्चे हैं, शिफ्ट 2 में 10 बच्चे हैं। अब यहाँ पे ना 2 पॉइंट डिसाइडिंग फैक्टर होगा। पहला ये होगा कि आपके शिफ्ट में जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका लेवल कैसा है, पढ़ने में कितने तेज़ हैं, कितने पढ़ाकू हैं। पहला पॉइंट तो ये है। और दूसरा पॉइंट ये भी मैटर करेगा कि आपके शिफ्ट का पेपर कैसा आया है, क्योंकि मान लो आपके शिफ्ट में पेपर ईजी आ गया और जो बच्चे हैं वो पढ़ाकू निकल गए, तो इस शिफ्ट का परसेंटाइल जो है ऊपर चला जाएगा। और मान लो आपका शिफ्ट जो है वो पहला शिफ्ट पड़ गया और आप पढ़ाकू बच्चों के बीच में बैठ गए, मतलब बहुत लोग अच्छा पढ़ाई करके आए हैं, उनमें आपका थोड़ा सा क्वेश्चन भी ऊपर नीचे होगा ना, तब आपके परसेंटाइल पे फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि परसेंटाइल जो है वो डेसिमल के 6 डिजिट तक निकाला जाएगा। जैसे मान लो आपका 80 परसेंटाइल आ रहा है तो 80.1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट लिया जाएगा। एंड एक क्वेश्चन भी ना सब कुछ ऊपर नीचे कर देगा। तो सिर्फ हार्डवर्क के साथ साथ ये काफ़ी हद तक लक की भी बात हो गई है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो किस शिफ्ट में आ रहा है। आयोग चाहे जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करे, कितना भी एक्सप्लेनेशन दे, बट आई थिंक कि सबको ये बात पता है कि ये जो प्रोसेस है वो फेयर नहीं है। 150 क्वेश्चन आयोग बना नहीं पाता है। अगर आप पिछले 4-5 सालों का पेपर उठा के देखोगे तो हमेशा आपको कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आयोग गलत है, कई क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जिनका 2 आंसर होता है। इसके साथ साथ सीसेट को लेके भी एक इशू है कि सीसेट की परसेंटाइल कैसे देखी जाएगी। मार्क्स के टर्म में कट ऑफ तो निकाल नहीं रहे हैं, हमारा जो कट ऑफ है वो परसेंटाइल के टर्म्स में आएगा, तो सीसेट को कैसे देखा जाएगा ये भी बहुत क्लियर नहीं है। वैसे मैं आज ये बात करने वाला था कि आपके आगे आने वाली 1 महीने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आपको क्या करना है और कैसे पढ़ना है। बट उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो उस एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है किस प्रोसेस के थ्रू निकलेगा। आयोग ने अपनी तरफ से सिंपली एक नोटिस दे दिया है, वो भी आप देखो तो बहुत शॉर्ट पीरियड नोटिस है। ये एग्ज़ाम आपका सिर्फ 1 महीना बाकी है। एंड आई थिंक कि पिछले 20-25 दिनों में किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा। मुझे कल भी काफ़ी मैसेज आए, इनफैक्ट काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट का 3-4 प्रीलिम्स क्लियर भी किया है। उनको भी डाउट आ रहा था कि जो ये पूरा प्रोसेस बदल गया है उसको कैसे टैकल किया जाए, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कितने क्वेश्चन सही करें। सो देखो, हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले बात तो ये कि आपको करना क्या है। इसके खिलाफ़ देखो, आप प्रोटेस्ट नहीं करोगे, आप इसके खिलाफ़ आवाज़ नहीं उठाओगे तो ये ना आगे भी बढ़ेगा। ये आप ये मत सोचो कि सिर्फ 2024 के लिए है, ये 2025-26 ये पेंडोरा बॉक्स खुल गया है और ये हमेशा रहेगा। अगर ये सिस्टम 2024 में लागू हो जाता है तो आप ये समझ लो कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हर साल लागू होगा। आपको अपना विरोध यहाँ पे दर्ज कराना होगा, क्योंकि जिस एग्ज़ाम को आप दे रहे हो, जिस एग्ज़ाम के थ्रू आप सेलेक्ट होगे, अगर उसी एग्ज़ाम में आपका ही भरोसा नहीं है, आपका ही कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आयोग को यहाँ पे इस चीज़ को सुनना होगा, समझना होगा और यहाँ पे प्रोसीजर जो है उसको बदलना होगा। एंड आई थिंक कि आयोग ये चाहे तो बदल भी सकता है, बट ये सारी बात सिर्फ इस पे डिपेंड करेगी कि आप कितना चाहते हो। काफ़ी लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग मेल भी कर रहे हैं। आप अपने एंड से जो कर सकते हो वो करो, क्योंकि देखो ये आपके करियर का सवाल है, आपके फ्यूचर का सवाल है, आपके भविष्य का सवाल है। और पूरा साल बिना कोई एग्ज़ाम दिए बीत गया है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आनन फानन में कोई भी एग्ज़ाम करा दिया जाए। हर एग्ज़ाम की एक गरिमा होती है, हर एग्ज़ाम का एक सोल होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जिसको फॉलो करना होता है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये कि जो लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जो लोग जिस भी हिसाब से अपना योगदान दे सकते हैं वो करें। और दूसरी बात ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि देखो, आप सब कुछ करो बट पढ़ाई को, स्टडी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखो 30 दिन आपके हाथ में है। एंड आयोग ने ऑफिशियली बताया है कि 7 और 8 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो रहा है।
तो उस डेट को भी आपको दिमाग में लेके चलना होगा। आप डेट्स को पूरी तरीके से दरकिनार नहीं कर सकते हो, क्योंकि मान लो एग्ज़ाम 7 को हो गया है, एग्ज़ाम मान लो 8 को हो गया, आयोग ने बोल दिया कि चलो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेते हैं, 8 को, 9 को, 10 को, 15 को, तो बहुत ज़्यादा वक्त आपको नहीं मिल रहा है। 30 दिन आपके हाथ में, जो प्लान होगा आपका इस 30 दिन को ही लेके होगा कि आने वाले 30 दिनों को मैं कैसे प्लान करूं ताकि मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। आपको जो टाइम देना है, जो प्रोटेस्ट करना है वो आप करो, वो आपका राइट है, वो आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है, एंड बीच में रूल बदल देना, बीच में सिस्टम को चेंज कर देना, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। सो जो आपका डेमोक्रेटिक राइट है उसको आप एक्सरसाइज करो, बट उसके साथ साथ आप स्टडी भी करोगे। क्योंकि आप एक बात जान लो कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो 7 और 8 दिसंबर को एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम देने के लिए वो तैयार हैं क्योंकि वो उस हिसाब से तैयारी करते हुए आ रहे हैं। तो आप किसी भी डिसएडवांटेज में ना रहो, इसको मेक श्योर करना आपके हाथ में है। और ये आप तभी कर पाओगे जब आप अपने पढ़ाई को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर रखोगे। आज रात तक मैं 1 मंथ की स्ट्रेटजी की वीडियो अपलोड कर दूंगा, बट उससे पहले जिनको ये डाउट है कि नॉर्मलाइजेशन हो रहा है तो हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हम कितने सही करें कितने गलत करें, तो देखो यहाँ पे ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। चूँकि आपका जो मार्क्स है वो परसेंटाइल पे कन्वर्ट होगा और परसेंटाइल के हिसाब से आपका मार्क्स निकलेगा। तो जैसा आप पहले अपना अटेम्प्ट करते थे, जितना क्वेश्चन आपको आता था, जितने में आप श्योर शॉट रहते थे, और मैक्स टू मैक्स जितना आप अटेम्प्ट कर पाओ विथ 85 to 90% एक्यूरेसी, वो आप अटेम्प्ट करना। तो जो परसेंटाइल सिस्टम आया है, जो नॉर्मलाइजेशन आया है, उसमें आपका तरीका नहीं बदलेगा, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो नहीं बदलेगी। सिर्फ आयोग अपना तरीका बदल रहा है, बट आपको जिस हिसाब से आप पढ़ते हो, जैसे आप रिवाइज़ कर रहे हो, जैसे आपका मार्क्स आता है, जैसे आप PYQs लगाए होगे, जैसे आप टेस्ट सीरीज़ लगाए होगे, तो जो आप गेज कर पा रहे होगे खुद को कि मेरा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसी हिसाब से आपको अटेम्प्ट करना है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको अटेम्प्ट नहीं करना है कि 150 क्वेश्चन आएगा तो मैं पूरा 150 अटेम्प्ट कर लेता हूँ, भले ही मुझे 110 आए या फिर 120 आए। आपको अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से, अपने रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से अटेम्प्ट करना है। एंड देखो यहाँ पे जो 2-3 फ्रिंज टॉपिक्स होते हैं, फ्रिंज क्वेश्चंस होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फ्रिंज क्वेश्चंस मतलब क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस जो किसी पर्टिकुलर रिसोर्स से नहीं पूछे जा रहे हैं, वो रैंडम क्वेश्चंस हैं, बट अगर आप क्वेश्चंस को पढ़ते हो, क्वेश्चंस को डिसाइफर करते हो, क्वेश्चंस के वर्डिंग को पढ़ते हो, क्वेश्चन के टोन को पढ़ते हो, तो आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज नहीं चाहिए होता है, सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज़ करना होता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में कम से कम 4 से 5 देखने को मिलते हैं हर साल, और ऐसे क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जब भी आप PYQs प्रैक्टिस करना, तो ऐसे क्वेश्चंस को अलग से आइडेंटिफाई करना कि ऐसे क्वेश्चंस को हम एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो आने वाला 1 महीना है उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, और कैसे मेक श्योर करना है कि कम से कम 2 बार आप पूरा सिलेबस रिवाइज़ कर लो। क्योंकि देखो कम से कम 2 बार तो आपको रिवाइज़ करना ही पड़ेगा। एंड आई वुड से कि 2 क्या 3 बार रिवाइज़ करो, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। बट इसके साथ साथ जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि आप अपना प्रोटेस्ट दर्ज कराओ, ठीक है? क्योंकि हमको इस सिस्टम को, इस परसेंटाइल सिस्टम को नॉर्म नहीं होने देना है। ऑलरेडी आप लोग बहुत परेशान हो, एग्ज़ाम डिले हो चुका है इतना, किसी की एज निकले जा रही है, किसी के घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। सो मल्टीपल प्रॉब्लम से आप ऑलरेडी गुजर रहे हो, और उसके साथ साथ आयोग का एक नया ब्लंडर है कि नया सिस्टम लागू कर दिया जाए। इसको लेके जो भी होगा, जो भी स्टेप लिया जाएगा, लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आपको आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, हम उसकी बात करेंगे आगे, हम उसको देखेंगे। बट जैसा मैंने बोला कि प्रोटेस्ट के साथ साथ आपको पढ़ाई भी करनी है, तो पढ़ाई को अपने बिल्कुल इग्नोर मत करना। क्योंकि देखो आप नहीं पढ़ रहे हो, बट आपकी जगह कोई और पढ़ रहा है। सीट लिमिटेड है, कितने बच्चे सेलेक्ट होंगे ये पहले से ही डिसाइडेड है। ऐसा बिल्कुल मत होने देना कि आपकी मेहनत का फल कोई और ले जाए। आपको दोनों फुटिंग पे फाइट करनी है, दोनों स्तर पे आपको युद्ध करना है। ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आगे जैसा भी होता रहेगा हम देखते रहेंगे।